लामा है उन्हें कैसे खोजा गया था? ये देखिए, अगर आपको 14वां जो दलाई लामा जी हैं, जो वर्तमान मौजूदा में अभी 90 साल के करीब की उम्र है, उनके अगर पूछा जाएगा तो किससे उनको समाप्त किया गया या पहचान किया गया था। उसके पहले तिब्बतियों का ये परंपरा है दलाई लामा को चुनने का या दलाई लामा को शिकार करने का या दलाई लामा को खोज के निकालने का। तो हज़ारों साल का परंपरा है उनका एक धार्मिक परंपरा है। तो जो भी दलाई लामा होते हैं, उनके मृत्यु के बाद एक अब चार्ज कमेटी, एक तलाश कमेटी आप कह सकते हैं, चार्ज कमेटी बनाया जाता है। तो जिस समय दलाई लामा जी का मृत्यु होते हैं, उसके बाद करीब करीब 1-1.5 महीना के अंतराल में जो भी बच्चा तिब्बतियन कम्युनिटी में जन्म लेते हैं, उसको छानबीन किया जाता है, तलाश किया जाता है। तो तलाश करने के बाद पहले जो दलाई लामा जी जो मर चुके हैं, उनकी जो व्यावहारिक चीज़ है, जैसे आपको वस्त्र हुए, किसी को खाने के बर्तन हुए और इस तरह का जो व्यावहारिक चीज़ है, उनके जो पीछे छोड़ के जो दिए, उस वस्तुओं को के अलावा और दूसरा वस्तुओं के साथ बच्चा लोगों को दिखाया जाता है। जिस बच्चा जिनका कोई ज्ञान नहीं है, उसको आप कह सकते हैं, हो सकता है हाल ही में 8 साल से ज़्यादा नीचे ही उम्र का ही, 8 साल के तो उसके भी कम रहता है, 5 साल 6 साल, उस तरह का बच्चा लोगों को दिखाया जाता है कि तुम्हारा जो चीज़ है तुम पहचान लो। इसी तरह का एक प्रकार परीक्षा है और अलग अलग परीक्षाएँ हैं उसमें, उनके तिब्बती लोगों का जो परंपरागत है। तो जो बच्चा जिनके पास करीब करीब माँ को पहचानने का नॉलेज नहीं होता इतना, या पिताजी को या चाचा को या मामा को या अपने रिश्तेदार को बहुत पहचानने का ज्ञान नहीं होते, उस अवस्था में अगर बच्चा कहता है कि ये मेरा चीज़ है, ये मेरा सामान है, ये मेरा वस्तु है, ये मुझे मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, उस तरह का अगर इंडिकेशन करता है बच्चा, तो उसी से तिब्बती समाज मानता है कि हाँ, ये पहले जो दलाई लामा जी थे, वो दलाई लामा जी पुनर्जन्म के बाद यहाँ जन्म लिए हुए। ये एक प्रकार जो परंपरा है होश निकालने का। और ये 13वीं दलाई लामा तक ये था, जो अभी वर्तमान में 14वीं मतलब 14 दलाई लामा है। हो सकता है कि व्यक्ति लोग आगे भी इस परंपरा को जिए रखना चाहता है। ये फल जीवित रहेगा तिब्बती समाज में। 1959 में जब दलाई लामा वहाँ से तिब्बत से भागकर धर्मशाला आए थे, तो उस दिन मतलब उस रात क्या हुआ था जो उनको भागना पड़ा धर्मशाला में? दलाई लामा जी का जो एक प्रकार आत्मकहानी आप कह सकते हैं, उनकी 2 किताबें हैं। एक है माई लैंड एंड माई पीपल करके, दूसरा का किताब का नाम है फ्रीडम इन एग्जाइल। ये दोनों किताब मुझे पढ़ने को थोड़ा वक्त मिला, समय मिला, तो ये दोनों किताब के द्वारा उन्होंने करीब करीब ये जो घटना आप जानकारी लेना चाह रहे हैं, ये भी उस किताब में कहाँ ना कहाँ उन्होंने एक्सप्रेस करते हैं। जैसे उसमें बीजिंग उनके डेलीगेशन किए हुए थे, उस समय का जो राजनेता थे उनके साथ वार्तालाप हुए। ये जो 17 पॉइंट, मुझे अगर मेमोरी अगर गलत नहीं करते, 17 पॉइंट उनका एक एग्रीमेंट था। तो उनकी जो डेलीगेशन है, उनकी जो प्रतिनिधि है, उनका कहना है कि जो पुराना जो बेजिंग का नाम पेकिंग था, पेकिंग में उनको ज़बरदस्त करके वो एग्रीमेंट कराया गया था। तो लेकिन उस समय चाइनीज़ गवर्नमेंट उनका कहना था कि नहीं, उन दलाई लामा जी का या तिब्बतियन जो गवर्नमेंट उस समय थे वहाँ, उनके सहमत से ये एग्रीमेंट हुआ था, कोई ज़बरदस्ती उनको नहीं किया गया था। तो इससे बाजे उनकी सरकार के साथ ये दूरी बनते गया। जो दलाई लामा जी या उनकी कहाँ कहाँ आप शासक परिषद आप कह सकते हैं या गवर्निंग काउंसिल आप कह सकते हैं, तो उसके द्वारा ये अमान्यता हुए। अगर हम कह देंगे तो उनके वर्तमान में जैसे खसक है हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में, खचक चलते हैं जिसको हम लोग संसद कहते हैं हिंदी में, वो खसक के द्वारा वर्तमान में भी निर्वाचित प्रधानमंत्री उनके चुना जाता है मतदान के द्वारा। तो उसी में भी उस तरह का अगर व्यवस्था नहीं है तो कुछ तो इस तरह का व्यवस्था था, जिसमें ये उन्होंने स्वीकार नहीं की। पेकिंग में जो एग्रीमेंट हुए 17 पॉइंट एग्रीमेंट, उन्होंने कहा कि ये ज़बरदस्ती किया गया, हम इसको नहीं मानेंगे। उसके बाद चाइनीज़ सरकार ने ये देखा कि
कि अगर इस तरह से नहीं होंगे तो हम इसको मिलिट्री इन्वाजन जिसको कहता है हम सैन्य ताकत के द्वारा हम इसको कब्जा जमा लेंगे। तो वही हुए। अंत में ये जब दिखाया गया कि अंत में लास्ट परिस्थिति कि आप दलाई लामा जी अगर लासा पैलेस में अगर उन्होंने रहते हैं, उनके जो मकान थे या राजप्रासाद आप कह सकते हैं, वहाँ अगर रहेंगे तो उनको या जेल डाला जाएगा या हो सकता है उनको मार दिया जाएगा। तो उससे बाद जहाँ पर उनके ये आया, इस तरह का संकट आया, उन्होंने मजबूर होकर के उन्होंने भारत की तरफ रुख किया, जबकि वो दूसरा जगह में भी जा सकते थे, जैसे तिब्बत के और एक नज़दीकी एक देश से नेपाल था आपका, या भूटान का भी कहा जाएगा, तो ज़्यादा दूर नहीं है, ये आजू बाजू के ही देश हैं, उनमें भी जा सकते थे। लेकिन उन्होंने भारत को चुना। जरूर कहाँ ना कहाँ उन्होंने ऐतिहासिक तौर पर भी रिश्ता भारत और तिब्बत के साथ था। तो मुझे लगता है इसी के कारण इन्होंने इधर तरफ रुख किया था। हाँ, ये भी जरूर था और एक चीज़ है इसमें, मुझे लगता है, मुझे इतना याद पड़ रहा है, जब आपके 2500 साल का बुद्ध जयंती हुए थे, जिस समय उस समय हमारे भारत के जो सरकार प्रधान थे, इसको हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री कहते हैं, नेहरू जी उस समय जीवित थे। तो दलाई लामा जी को भी निमंत्रण किया गया था। उन्होंने तो उनका उम्र काफ़ी कम थे, तो उस समय उन्होंने भारत में आए थे और दार्जिलिंग में उनके जो फॉलोअर हैं या सिक्किम में उनके जो फॉलोअर हैं, काफ़ी उनके साथ मुलाकात वगैरह हुए। तो लेकिन उस धार्मिक आपको ट्रैवलिंग के द्वारा जब आए थे, क्योंकि 2500 साल का बौद्ध जयंती भारतवर्ष में मनाया जा रहा था, सेलिब्रेट किया जा रहा था, तो प्रधानमंत्री नेहरू के साथ उनके जो भी वार्तालाप हुए, नेहरू जी उनको यही कहा कि भाई आप कोशिश करें, जो भी चाइनीज़ सरकार के साथ जो भी आपका एक प्रकार वहाँ रहने के लिए जो व्यवस्था किया गया या एग्रीमेंट के तरफ जो एक व्यवस्था किया गया है, उसको आप क्या कहेंगे, उसको मान के थोड़ा आगे चलने के लिए प्रयास करना चाहिए। उनकी ये नेहरू जी का ये सलाह उनको दिया गया था। लेकिन जिस समय वहाँ देखा गया उनको जान का कुछ संकट है और वहाँ रहने से या उनको जेल में डाला जाएगा या उनको मार दिया जाएगा, तब उन्होंने यहाँ चला आते हैं। लेकिन वो जो ट्रैवलिंग की जो कहानी है वो तो बहुत कष्टदायक है। उन्होंने काफ़ी लंबे रास्ता उन्होंने पैदल किया और पैदल करने के बाद कहाँ तो उन्होंने अपना चेहरा भी छुपाया। तो बाद में जब पता चला कि कुंदुन, उनको अपना तिब्बती लैंग्वेज में उनको कुंदुन कहा जाता है, कुंदुन जब इधर आ रहे हैं या दलाई लामा जी जब भारत की तरफ रुख किया है इन्होंने, तो उस समय भारत के जो भी उस समय सरकार प्रधान थे उनकी बौद्ध तरफ स्वागत किया गया। तो धर्मशाला को ही क्यों चुने क्या? हाँ, अगर आपको हिमाचल प्रदेश में जो कांगड़ा जिला है उसमें धर्मशाला एक जगह है, उसमें काफ़ी भारत आने के बाद, कहने का आश्रय लेने के बाद उनको वहाँ ही रहने का या बसने का वहीं जगह दिया गया, जहाँ तिब्बती लोगों का अपना खसक, जिसको हम लोग संसद कहते हैं हिंदी में, चलाते हैं। वहाँ टाइम समय पर उनके इलेक्शन होते हैं, निर्वाचन होते हैं, जिसके द्वारा उनका सरकार प्रधान, जिसको कहता है कि तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एक्साइल या तिब्बतियन जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ से वो लोग चलाते हैं। तो जो है गार्डन फॉर्डरिंग ट्रस्ट कि अगले दलाई लामा का तलाश वही करेंगे, तो क्या कुछ? हाँ, ये जो मैंने कहा उनकी जो परंपराएं हैं आपकी, जैसे 12वां धर्मशाला दलाई लामा जी जो मरने के बाद 13वां को जो चुनाया गया या 13वां मृत्यु के बाद 14वां को जो चुनाया गया है, तो ये इस तरह का एक उनकी बोधी है, जो संगठन है, उसके द्वारा तलाशने के जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, वो आपके शायद दूसरा जो बौद्ध धर्म का एक प्रकार अभ्यास है, आपको अगर कहा जाए श्रीलंका में या म्यांमार में या हिंदुस्तान में या आपका कोरिया में या जापान में, उस तरह का परंपरा तो कम नज़र आते हैं। लेकिन वो तिब्बती लोगों के लिए ये यूनिक है। वो उनकी अपने रहन सहन से जुड़े हुए हैं, अपने विश्वास, अपनी आस्था से जुड़े हुए हैं, और वो लोग अपने जो पूर्वज हैं और वर्तमान जो जनरेशन है, मुझे लगता है उसके साथ काफ़ी एकदम, जिसको होते हैं ना दो शरीर के साथ जो दो हाथ जुड़ा हुआ है, उसी तरह का है। उनका रहन सहन से, उनका खान पान से, उनका जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। और मुझे लगता है उसमें बाहर की कोई भी हो, या चाइनीज़ गवर्नमेंट हो
ये आपका हिंदुस्तान के गवर्नमेंट को किसी प्रकार उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए भाई।